तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्क्स वंडर्स में, जहां हम बात करेंगे राजभाषा इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें, हमारा ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे में होने वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। चाहे वो आगामी ग्रुप बी का एग्जाम हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, उन सारे एग्जामों में हमारा ये जो टॉपिक्स है राजभाषा, इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि आपका जो प्यार और सपोर्ट हमें मिला है वो काफ़ी हमें मोटिवेट कर रहा है। तो यूं ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी वीडियोस को, और अपना प्यार बनाने के लिए वीडियोस को लाइक भी करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा यह क्वेश्चन आंसर का क्लास, जहां हम ना केवल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे बल्कि उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी बातें करेंगे। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑन विच द एक्टिविटी रिलेटेड टू कॉलिंग एंड फाइनलाइजेशन ऑफ द टेंडर ऑफ इंडियन रेलवे आर डेल्ट इज नेम्ड। क्या बोला गया है? बोला गया उस प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्या नाम है जहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होती है? टेंडर रिलेटेड एक्टिविटी, जैसे टेंडर का निविदा जो है, टेंडर जो है उसका तैयारी किया जाता है, उसका प्रिपरेशन किया जाता है, साथ ही साथ उसका फाइनलाइजेशन भी किया जाता है। तो ये कौन सी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है? ये है IREPS। क्या है IREPS? IREPS होता है इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम। क्या होता है इसका? IREPS का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट इंडियन रेलवे ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम। किस लिए यूज किया जाता है? ये टेंडरिंग के कॉलनाइजेशन और फाइनलाइजेशन के लिए, मतलब टेंडर टेंडर बनाने के लिए, और टेंडर की निविदा इसमें डाली जाती है ताकि टेंडर क्या करे, टेंडर ऑनलाइन देख सकते हैं, वहाँ पे अपनी बोली लगा सकते हैं टेंडर की। साथ ही साथ जो फाइनलाइजेशन किया जाता है उसको इसके थ्रू किया जा सकता है। इसकी इसी तरह की सिमिलर वेबसाइट्स और कौन कौन सी है ऑनलाइन? ये है IRPSM। IRPSM क्या है? इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सेंक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें टेंडर जो है बनाया जाता है, उसका फाइनलाइजेशन किया जाता है। इसमें टेंडर का फाइनलाइजेशन किया जाता है। इसमें टेंडर सैंक्शन होता है। इसमें टेंडर क्या होता है? इसमें टेंडर का सैंक्शन किया जाता है। टेंडर सैंक्शन का काम होता है, जो टेंडर सैंक्शन में आता है फिर आगे का काम उसमें देखा जाता है। उसके बाद जो टेंडर हो जाता है तो टेंडर का मैनेजमेंट किसमें होता है? IRWCMS। ये भी क्या है? रेलवे में यूज होने वाला वेबसाइट है। फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी टेंडर हो जाते हैं, जो भी वर्क्स इंडियन रेलवे में चलते हैं, उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कहाँ मिलेगा? IRWCMS में मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो जो लोग दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक भी ज़रूर से ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फाइनेंस से रिलेटेड है, पूछा गया है एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट इज फ्रेम्ड। जो एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट होता है उसको, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है टू ऑब्टेन
एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर द वर्क। किसी भी काम का जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है वो कहाँ से मिलेगा? एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट जो है उसके बाद ही मिलेगा। पहले क्या होता है, कोई भी काम जो हम कराना चाहते हैं उसके लिए हम लोग को एक एस्टिमेट बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले शुरुआती चरण में जो बनता है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट बनता है। इसका यूज क्या किया जाता है? इसका यूज होता है कि इसके बेसिस पे ही क्या मिलता है? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलता है उस काम के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा टू ऑब्टेन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर द वर्क। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है द सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट इन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू डैश ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो जितना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है उसका 5% होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? 5% होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? 5% होता है। पीजी पीजी मनी जो होता है वो भी क्या होता है? वो भी 5% होता है। परफॉर्मेंस गारंटी पीजी क्या है? 5% होता है पीजी मनी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया द फुल फॉर्म ऑफ पीएल नंबर विच इज अलॉटेड एज अ कोड नंबर टू रिकॉग्नाइज एवरी स्टॉक आइटम अपियरिंग इन द नोमेनक्लेचर बुक। तो जो पीएल नंबर रहता है उसका फुल फॉर्म पूछा गया कि इसका फुल फॉर्म होता है प्राइस लिस्ट नंबर। प्राइस लिस्ट नंबर क्या होता है? पीएल नंबर का प्राइस लिस्ट नंबर। अभी क्या होता है, रेलवे में बहुत सारे आइटम्स यूज किए जाते हैं। तो अलग अलग आइटम का क्या किया गया, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ यही आइटम है। तो हर एक आइटम का क्या किया गया है, उसको डिवाइड किया गया है मेन ग्रुप में, सब ग्रुप में। उसके बाद आइटम वाइज उसको ग्रुपिंग किया गया है ताकि क्या हो, इजीली आइडेंटिफाई किया जाए कि हाँ यही मटेरियल है। अब जैसे कोई डीसी डीसी मोटर है तो उसका कोई मेन ग्रुप होगा, फिर सब ग्रुप होगा। अगर वो 24 वोल्ट से चलता है तो उसका अलग ग्रुपिंग होगा, अगर 110 वोल्ट से चलता है तो अलग ग्रुपिंग होगा। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया है, रेलवे में हर एक आइटम का एक फिक्स्ड जो है 8 डिजिट का प्राइस लिस्ट नंबर जो है अलॉट किया गया है। ये क्या होता है? 8 डिजिट का होता है। 8 डिजिट का जो है ये प्राइस लिस्ट नंबर होता है, जिसमें जो पहला 2 डिजिट होता है, पहला 2 डिजिट क्या करता है? मेन ग्रुप को, पहला 2 डिजिट मेन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। फिर जो थर्ड और फोर्थ डिजिट होता है, थर्ड और फोर्थ डिजिट रिप्रेजेंट करता है सब ग्रुप को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थर्ड और फोर्थ जो डिजिट है वो किस को डिनोट करता है इन प्राइस लिस्ट नंबर। तो थर्ड और फोर्थ डिजिट करता है सब ग्रुप को। उसके बाद जो आता है फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ, फिफ्थ सिक्स और सेवन ये तीनों डिजिट रिप्रेजेंट करता है आइटम को, आइटम को रिप्रेजेंट करता है। और लास्टवा जो डिजिट है वो क्या है? ऑथेंटिकेशन डिजिट है। ये वैलिडेट करता है कि दिया गया नंबर जो है सही है। ये कंप्यूटर प्रोसेसिंग के दौरान जो है वैलिडेट करने के लिए, काउंटर चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो प्राइस लिस्ट नंबर जो है 8 डिजिट का होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ऑल द रेवेन्यू अर्न्ड बाय इंडियन रेलवे इज क्रेडिटेड टू। क्या बोला गया है कि भारतीय रेल द्वारा जितना भी रेवेन्यू क्या है अर्जित किया जाता है, कमाया जाता है, तो वो कहाँ पे क्रेडिट होता है? अभी हम लोग का सैलरी जो है वो हमारे बैंक खाते में क्या होता है? क्रेडिट किया जाता है। उसी तरह जो रेलवे के द्वारा कमाया हुआ धन है वो कहाँ पे क्रेडिट होता है? वो क्रेडिटेड होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कहाँ पे होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो है क्रेडिट होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है द स्टोर कॉन्ट्रैक्ट इन विच द कॉन्ट्रैक्टर एग्री टू सप्लाई द
specific material at the fixed unit rate irrespective of the quantity within the specified period of time is called। तो क्या बोला गया है कि जो भी स्टोर कॉन्ट्रैक्ट होगा, जहां पे क्या है स्टोर से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, मान लीजिए क्या है 1000 जो है खातों का 1000 रजिस्टर का डिमांड दिया गया, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर क्या हुआ, एग्री हो गया कि चाहे आप 1000 मंगाइए या फिर 10,000 मंगाइए। उस केस में आपका जो एक रजिस्टर का जो रेट रहेगा वो फिक्स रहेगा। तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे, उस केस में उसको बोलेंगे रेट कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे उस केस में, उसको रेट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, किसी खास समय के दौरान, किसी खास समय के दौरान अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, स्टोर्ड कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी मटेरियल के सप्लाई का जो दाम है वो फिक्स रखता है, चाहे वो क्वांटिटी कितना में भी लिया जाए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो लोग दोस्त नए हैं चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। हमारा अगला क्वेश्चन है, द डॉक्यूमेंट विच शोज द ड्यूटी आवर ऑफ वर्क ऑफ अ रेलवे सर्वेंट। तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि ड्यूटी आवर क्या है किसी भी रेलवे कर्मचारी का। तो इसका सही आंसर है ड्यूटी रोस्टर। ड्यूटी रोस्टर ही बताता है कि किसी कर्मचारी का ड्यूटी आवर क्या है। तो उसका नाम क्या है, सही आंसर हो जाएगा ड्यूटी रोस्टर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इन केस ऑफ डैश वर्कर लॉन्ग ऑन मीन्स पीरियड ऑफ ड्यूटी ओवर 12 आवर। तो कौन से टाइप के वर्कर के लिए लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑन का मतलब क्या है, लॉन्ग ऑन का मतलब है पीरियड ऑफ ड्यूटी ओवर 24 आवर 12 आवर, मतलब 12 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी के लिए उसको लॉन्ग ऑन माना जाएगा। कौन से टाइप के वर्कर के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई आई, इसेंशियली इंटरमिटेंट कैटेगरी के जो वर्कर हैं उनका अगर 12 घंटे से ज़्यादा का ड्यूटी होता है तो उस पीरियड को लॉन्ग ऑन पीरियड कहा जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी है एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड, पूछा गया है जीएम इज इंटाइटल्ड फॉर डैश मेटल टोकन। तो जो जनरल मैनेजर होते हैं किसी भी जोन रेलवे के, वो किस तरह के मेटल टोकन के लिए इंटाइटल होते हैं। सही आंसर हो जाएगा गोल्ड। सही आंसर क्या हो जाएगा, गोल्ड। गोल्ड टाइप मेटल टोकन के लिए इंटाइटल होते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, गेजेटेड ऑफिसर इज एलिजिबल फॉर डैश सेट ऑफ प्रिविलेज पास इन अ ईयर। कितना प्रिविलेज पास मिलेगा, इसका सही आंसर है जाएगा 6। गेजेटेड ऑफिसर जो है उन्हें 6 सेट ऑफ प्रिविलेज पास मिलेगा किसी भी फाइनेंशियल, सॉरी किसी भी ईयर में। कितना, 6 सेट ऑफ पास। वहीं नॉन गेजेटेड जो एम्प्लॉय है उनको कितना मिलेगा, फर्स्ट 5 ईयर। जो नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय है उनको फर्स्ट 5 ईयर में कितना मिलेगा, फर्स्ट 5 ईयर में 1 सेट ऑफ पास मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 सेट ऑफ पास मिलेगा। वहीं अगर जो 5 ईयर से ज़्यादा हो जाता है, 5 ईयर से ज़्यादा हो जाता है, 5 साल से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में कितना मिलेगा, 3 सेट ऑफ पास। 3 सेट ऑफ पास जो है वो दिया जाएगा किसी भी नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो लोग एनएफआर में काम कर रहे हैं उनको 5 साल के बाद कितने सेट ऑफ पास का प्रावधान है, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसका जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्या पूछा गया है, पूछा गया है 100% रेट ऑफ टीए ऑफ एम्प्लॉय इन अ पे मैट्रिक्स लेवल 1 to 5 इज रुपीज डैश। तो जो भी एम्प्लॉय का जो पे लेवल है 1 से लेके 5 तक है, तो उस केस में उनको
कितना टीए मिलेगा अगर 100% का रेट होता है तो। ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है HBA मतलब हाउस बिल्डिंग एडवांस। ये क्या है? द इंटरेस्ट फॉर HBA इज रिकवर्ड इन अ मैक्सिमम डैश इंस्टॉलमेंट। तो पिछले क्लास में हम लोग HBA के बारे में जाने थे कि मैक्सिमम जो है 25 लाख रुपए तक, मैक्सिमम जो है 25 लाख रुपए तक जो है HBA मतलब हाउस बिल्डिंग एडवांस मिल सकता है। वहीं अगर बना बनाया घर का फिर अगर हमको एक्सटेंशन करना है तो उसके केस में मैक्सिमम 10 लाख तक मिल सकता है। कितना मिल सकता है? मैक्सिमम 10 लाख तक मिल सकता है। अभी यहाँ पे रीपेमेंट का बात आ गया कि अगर कोई HBA लेता है तो मैक्सिमम कितना इंस्टॉलमेंट में जो है रिकवर्ड कराना पड़ेगा? 60 इंस्टॉलमेंट। द इंटरेस्ट रेट फॉर HBA इज रिकवर्ड इन मैक्सिमम 60 इंस्टॉलमेंट में जो है करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है द डिटेल फॉर कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी आर गिवन इन। तो कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी क्या है? इसका मतलब है कि जो भी पैसा हमें रेलवे के द्वारा खर्च करने के लिए दिया जाता है किसी भी टेंडर के द्वारा या फिर कोटेशन वर्क के द्वारा, तो उस वो पैसा जो है उचित कार्यों में और उचित तरीके से और उचित दाम में लगे। कहने का मतलब है उसका जो यूज हो अपने पर्सनल फायदे के लिए ना हो। तो ये सब बातें जो कहाँ लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है फाइनेंस कोड में। फाइनेंस का जो कोड है वहाँ पे लिखा गया है कि रेलवे का जो पैसा है उसको किसी काम में किस तरह लगाना है, कितना लगाना है, अपना जो है फायदे के लिए नहीं लगाना है। ये सारी बातें कहाँ पे लिखी हुई है? फाइनेंशियल कोड में, फाइनेंस कोड में लिखी हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सिचुएटेड एट। तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ पे है? तो वो सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद में क्या है? इरिसेट भी है। सिकंदराबाद में क्या है? इरिसेट भी क्या है? ये सिग्नल एंड टेलीकॉम का जो इंस्टीट्यूट है वो भी क्या है? सिकंदराबाद में ही स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है प्राइमरी यूनिट। क्या पूछा गया है? प्राइमरी यूनिट फॉर प्रोजेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स टुवर्ड्स कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट इन रेवेन्यू एलोकेशन इज। तो जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट होता है उसके लिए जो रेवेन्यू एलोकेशन दिया गया है उसका प्राइमरी यूनिट का नंबर कितना है? उसका नंबर है 32। कितना है? 32। प्राइमरी यूनिट 32 में क्या है? रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड जो है प्राइमरी यूनिट 30 में क्या होता है? कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट किया जाता है। रेवेन्यू एलोकेशन के द्वारा जो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट होता है वो प्राइमरी यूनिट 30 में आता है। रेवेन्यू एलोकेशन के द्वारा जो कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट किया जाता है वो अपना प्राइमरी यूनिट कितना आता है? 32 में आता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है रिवाइज्ड एस्टिमेट एंड बजट एस्टिमेट आर प्रिपेयर्ड इन द मंथ ऑफ। तो जो रिवाइज एस्टिमेट होता है और बजट एस्टिमेट होता है वो किस महीने बनाया जाता है? तो वो सितंबर के महीने में बनाया जाता है, इन द मंथ ऑफ सितंबर। रिवाइज एस्टिमेट और बजट एस्टिमेट किस महीने बनाया जाता है? सितंबर के महीने में बनाया जाता है। अभी किसी भी रिवेन्यू एलोकेशन में लास्ट का 2 डिजिट जो है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? ध्यान देने वाली बात है, वहां पे हम लोग PL नंबर, प्राइस लिस्ट नंबर के बारे में बात की थी। यहाँ पे बात हो रहा है रिवेन्यू एलोकेशन के दौरान जो लास्ट 2 डिजिट है उसके बारे में। तो इसका सही आंसर है प्राइमरी यूनिट के बारे में बताता है। इन रेवेन्यू एलोकेशन लास्ट 2 डिजिट जो नंबर है वो किसको बताता है? प्राइमरी यूनिट को बताता है। किसे बताता है? प्राइमरी यूनिट को बताता है।
इससे पहले जो हम लोगों ने बात किया था जहाँ पे वो 8 डिजिट कोड का नंबर था, वो क्या था? वो था प्राइस लिस्ट नंबर। तो इसलिए कन्फ्यूजन में नहीं होना है, वो प्राइस लिस्ट नंबर था। यहाँ पे रिवेन्यू एलोकेशन के बारे में पूछा गया है, जहाँ का लास्ट 2 डिजिट किसके बारे में बताता है? प्राइमरी यूनिट के बारे में बताता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार बनाए रखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हम आपके पास ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो जो है लाते रहें। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड बाय इंडियन रेलवे आर जनरली डेवलप्ड बाय। तो जो भी सॉफ्टवेयर जो रिक्वायर होता है इंडियन रेलवे के द्वारा, वो ज़्यादातर किसके द्वारा बनाया जाता है? क्रिस के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिस के द्वारा बनाया जाता है। जैसे HRMS जो है, HRMS क्रिस के द्वारा बनाया गया है। आई पास क्रिस के द्वारा बनाया गया है। तो इस तरह ये जो क्या है, पॉपुलर आईडीज है जो क्रिस के द्वारा बनाया गया है। इससे अलावा भी बहुत सारे रेलवे के जो सॉफ्टवेयर है वो किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं? क्रिस के द्वारा बनाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, पार्ट डैश ऑफ द मॉडल SOP 2018 डील विद द डेलीगेशन ऑफ मिसलेनियस पावर। तो मिसलेनियस पावर कौन से पार्ट में आता है? पार्ट सी में आता है। SOP के पार्ट सी में क्या आता है? मिसलेनियस पावर जो है आता है। SOP का क्या है? अलग अलग पार्ट है, जिसमें पार्ट सी मिसलेनियस पावर के बारे में बताता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, फुल फॉर्म ऑफ EMD। EMD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। EMD अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है ये EMD का फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये राजभाषा से रिलेटेड सवाल है। पूछा गया है, द सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज फॉर द नेम डेजिग्नेशन एंड साइन बोर्ड टू बी डिस्प्लेड फॉर द रीजन सी इज। तो जो भी रीजन सी है उसमें जो नेम होगा, डेजिग्नेशन होगा और साइन बोर्ड होगा, वो उसका लैंग्वेज का सीक्वेंस क्या होगा? तो सबसे सही आंसर हो जाएगा, पहले आएगा रीजनल लैंग्वेज, फिर लिखा रहेगा हिंदी में, उसके बाद लिखा रहेगा इंग्लिश में। तो जो भी रीजन सी के हैं उसमें जो नेम डेजिग्नेशन और साइन बोर्ड का जो डिस्प्ले किया जाएगा वो इस सीक्वेंस में होगा। सबसे पहले रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा आएगी, फिर हिंदी आएगा, फिर अंग्रेजी आएगा। आपको बता दें कि भारत को टोटल 3 रीजन्स में बांटा गया है, रीजन A, B एंड C, यानी भाग क, ख और ग। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच सब कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज सुपरवाइज द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को पार्लियामेंट्री कमिटी का कौन सा कमिटी जो है हैंडल करता है, सब कमिटी हैंडल करता है? तो सही आंसर हो जाएगा सेकंड सब कमिटी जो है रेलवे में होने वाले ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको हैंडल करता है सेकंड सब कमिटी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड सब कमिटी जो है इसको हैंडल करता है। तो यहीं समाप्त होता है आज का हमारा ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज। ये हमारा फ़ोन पे है, आप हमें मॉनेटरी सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग दोस्त नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक और शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।